हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, डीयूएलबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दिनों बाद हमारा ये सेशन हुआ है। हमारा ऑफिस सेटअप हो रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा बीच में डिले हो गया है, बट कोई बात नहीं। अब वापस से हम ट्रैक पे आ चुके हैं और डेली आपको सेशन अब इस चैनल पे वापस से मिलने वाला है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, कल था हमारे भारत का 76th इंडिपेंडेंस डे एंड आई होप आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे से इसको मनाया होगा। आप सभी को हमारे 76th इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, फिर आएंगे एडिटोरियल के ऊपर। कंट्री फेसिंग ट्विन चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच थी कल, उसमें 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो है एम्फेसिस किए और इम्पॉर्टेंट रखे। वो ये थे कि करप्शन एंड नेपोटिज्म जो है वो अभी भारत देश काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा है और इस पे काम करने की ज़रूरत है हमारे देश को। काफ़ी सारी इस तरीके से बातें कही गई। देखिए, जब भी 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है, तो जो भी स्पीच होती हैं या फिर चीज़ें होती हैं पर्टिकुलर डे में, उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी इसलिए हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो फ्यूचर में करंट अफेयर में रहेंगी ना, वो यहीं से आपको दिखेंगी। 26 जनवरी में तो चलिए एक गेस्ट वाला भी होता है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 15 अगस्त में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो स्पीच होती है इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा तो कुछ निकल के डायरेक्टली नहीं आ रहा है, पर तब भी एक बार रीड कर लेना इसे, या फिर थोड़ा समय निकले तो नरेंद्र मोदी जी का जो अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप देखिएगा, वहाँ भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा देश दुनिया के बारे में कुछ पता रखा करिए, जाना करिए, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। दूसरा, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी घटी है। सलमान रुश्दी जी, नाम आपने सुना होगा, इनके ऊपर एक अटैक हुआ और उसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग जगहों में पॉलिटिक्स भी हो रही है। ईरान का इसमें रोल माना जा रहा था, बट फिर बाद में ईरान ने डिनाई कर दिया है। पूरा मामला क्या है ना, देखो मैं थोड़ा सा पहले आपको हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक एडिटोरियल भी आज आया हुआ है, तो उसको भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ वर्ड्स करके जो है, ये कहानी ना आज की नहीं है। सलमान रुश्दी जी ने अपनी 4th नॉवेल लिखी थी, सैटेनिक वर्सेस, 1988 में। उसके बाद ईरान के अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी ने एक फतवा जारी किया था इनके अगेंस्ट में, जिसमें ये कही गई थी कि भैया इनको मार दिया जाए, इन्होंने प्रॉफिट एंड कुरान का जो है अपमान किया है। और बहुत बारी कंट्रोवर्सी में रहे, तब से इनको डेथ थ्रेट भी आते हैं। अभी लास्ट फ्राइडे हुआ है क्या कि इनको स्टैप कर दिया गया मल्टीपल टाइम्स न्यूयॉर्क के अंदर। आप देख रहे हो अमेरिका जैसी कंट्रीज में इस तरीके की हालत हो रही है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि ही इज ऑफ द वेंटिलेटर, ऑल दो हालत अभी भी क्रिटिकल है। तो ये कुछ जानने को मिला रिगार्डिंग दिस। थोड़ा सा सलमान रुश्दी जी के बारे में जान लेते हैं। आई होप आपने भी इनकी एक आध नॉवेल पढ़ी होगी। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेलिस्ट इन आवर कंट्री वी हैव। तो इन्हीं के बारे में ये है। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं एंड दिस इज इट। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने अपना रोल जो है इसमें डिनाई किया है, तो वही यहाँ पे न्यूज़ थी। देखिए, एडिटोरियल आज ना हिंदू में तो कोई खास इतना है नहीं। अब हम यहाँ पे एडिटोरियल उठाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का G20 से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया हुआ है। G20 से रिलेटेड एडिटोरियल आया है, G20 एंड इट्स सिग्निफिकेंस, और इसको देखना शुरू करते हैं। देखिए, लेट 19s की बात है जब मैक्सिकन, एशियन, रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। काफ़ी सारे विश्व के अलग अलग पावर्स में हमने देखा था कि क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। तो उस समय हुआ क्या कि जो G7 कंट्रीज थी, जो कि पहले G8 थी, फिर रशिया बाहर हुआ तो G7 हो गया है। तो जो G7 कंट्रीज थी, जो कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी के अलावा जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज थी, उनका ग्रुप था G7 जो है आज की डेट में। उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि सिर्फ हमें लेके ना हम पूरे विश्व में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें इन सारे कंट्रीज को लेके आगे बढ़ना होगा। और फिर इन्होंने G20 ग्रुप बनाया जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी एंट्री दी गई। तो ये था G20 का कॉन्सेप्ट। G20 जो है ना, बेसिकली वो यही करती है कि पूरे विश्व की जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर इकोनॉमिकली कैसे आगे बढ़ें, कैसे जो है गवर्नेंस आपस में अच्छी करी जाए, जिससे कि ट्रेड एंड ऑल जो है वो बेटर तरीके से हो सकें। पहले तो देखो इकोनॉमिकली इसका मोटिव रहता था, बट आज के डेट में G20 में काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं वो नॉन इकोनॉमिकली भी उठाए जाते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे भी उठाए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो अभी G20 में नहीं देखने। देखिए, G20 कंट्रीज जो हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका
टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा काफ़ी सारे इन्वाइटीज़ भी हैं परमानेंट इनके, जैसे कि स्पेन हो गया, और काफ़ी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज भी इनकी इन्वाइटीज़ होती है, जैसे कि UN, IMF, एशियान और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी रिगार्डिंग G20। अभी G20 जो है ये वर्ल्ड का 80% ऑफ वर्ल्ड की GDP कंसिस्ट करता है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो इसके मेंबर्स हैं उन लोगों का है, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। 1999 में ये फॉर्म हुई थी। पहले जब ये फॉर्म हुई थी तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इन्हीं की मीट होती थी। विथ टाइम यहाँ पे देखा गया कि चलो लीडर्स की भी मीट करते हैं, और 2011 से G20 की समिट जो है वो फिर एनुअली हर साल होने लगी। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स थे रिगार्डिंग G20 पे अगर और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा मैं भी बता देता हूँ साथ ही साथ। G20 डू नॉट हैव एनी सेक्रेटरीट, जैसे कि पूछते हैं ना कि भैया हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्रेटरीट कहाँ है, तो G20 का कहीं नहीं है। इसका 2023 में भारत जो है वो प्रेसिडेंसी करने वाला है, हर साल ये चेंज होती रहती है। 2022 के अंदर इंडोनेशिया कर रहा है और 2021 के अंदर इटली कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर जब इनका कोई सेक्रेटरीट नहीं है तो ये लोग कोई सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पे बात होनी है इस साल के मीट में या क्या होना है, सारी डिस्कशंस कैसे होती हैं। तो G20 जो है ना वो ट्रायोका के फॉर्म में वर्क करता है। ट्रायोका का फॉर्म का मतलब ये है कि 2021, 2022, 2023 इनके जो बंदे होंगे, इनके जो मेंबर्स होंगे वो लोग आपस में बात करके चीज़ें डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो 2021, 2022, 2023 में जिसकी प्रेसिडेंसी रहेगी वो मेंबर जो हैं वो ट्रायोका कहला रहे हैं और वो लोग डिसाइड करेंगे 2022 के लिए करना क्या है। ठीक है, अब G20 के अंदर हर कंट्री का अपना एक शेरपाज होता है। शेरपाज जो होते हैं ना ये उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आई थिंक कोई अमिताभ करके हैं जो अभी रिप्रेजेंट करते हैं एज ए शेरपाज। ठीक है, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए शेरपाज। तो ये लोग जो हैं इन कंट्रीज को कह सकते हो कि वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बिहाफ पे फैसले लेते हैं। तो ये होता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी कि एक फाइनेंस ट्रैक होता है, एक होता है शेरपा ट्रैक होता है। तो फाइनेंस ट्रैक जो है वो फाइनेंस ट्रैक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डील होती हैं। शेरपाज ट्रैक के अंदर शेरपाज जो हैं वो लोग डिसाइड करते हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर। तो G20 का जो वर्क है वो इन दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको अभी G20 के बारे में क्लियर हो गई हों। इसके बाद देखिए त्रिपुरा ब्रू रिफ्यूजी सेलिब्रेट आई डे इन द न्यू सेटलमेंट्स। तो ब्रू कम्युनिटी जिनको रियांग रिफ्यूजीज भी बोला जाता है, ये मिजोरम से 1997 में रीसेटल हुए थे त्रिपुरा में, और इनको ना मिजोरम की भी एज ए इंडिजियस कम्युनिटी समझा जाता था। वहाँ के लोग इनको अपनाने को तैयार नहीं थे। फिर जब ये त्रिपुरा सेटल हुए तो वहाँ भी इनको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिला। 2020 के अंदर जो है वो 4 पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों स्टेट गवर्नमेंट मिजोरम एंड त्रिपुरा, आपके ब्रू कम्युनिटी, इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। फिर इनको जो है एक प्रॉपर कॉलोनी बना के देने का वादा किया गया था, जिसमें ये कहा था कि फिक्स डिपॉजिट ऑफ 4 लाख मिलेगा, फ्री राशन मिलेगा, स्टाइपेंड ऑफ 5000 रुपीज़ मिलेगा फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी। 1.5 लाख रुपये आपको कैश मिलेगा अपना घर बिल्ड करने के लिए। तो ये जो है ये फाइनली जो है ये 2021 के एंड में 22 के स्टार्टिंग में जाके पूरा हो पाया था, और अभी वही दिखाया गया कि किस तरीके से जो है इस कम्युनिटी ने इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया। द कॉन्फ्लिक्ट ओवर नागोर्नो करम्बाख, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। आज फिर मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा वीडियो, देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो। इसके बाद ये थोड़ा सा देख लो, ये वाला जो रीज़न है नागोर्नो करम्बाख वाला, वो ये है। इधर अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में टसल रहती है। इसके लिए मैंने अभी वीडियो अटैच कर दिया, आप देख के समझ जाएंगे। सुइकुई सेंटेंस टू 6 more years इन जेल ऑन ग्राफ्ट चार्जेस। तो ये कौन है? सेन सुई की जी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया जब भी हमने म्यांमार के बारे में चर्चा करी है। वहाँ पे आपको पता है कि मिलिट्री ने जो है वो ओवररूल कर लिया है, और वहाँ की जो सरकार है उसको हटा के अपना शासन जो है मिलिट्री लेके आ गई है। उसके बाद इन्होंने वहाँ के काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो सज़ा देना शुरू किया है। उसमें सुई की जी जो सबसे मेन है, इनके ऊपर भी यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें करी गई हैं। म्यांमार का एक और कॉन्सेप्ट है, देखो थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आप लोग के एग्जाम में जो बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 2008 में आया था। अभी 2020 में प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि जो सेन सुई की जी थी ना, इस बार काफ़ी बहुमत से जीत गई थी। ऑल्दो शी कैन नॉट बी द लीडर, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था कि अगर किसी बंदे का जो स्पाउस है वो फॉरनर है तो ही कैन नॉट बी द हेड ऑफ द स्टेट। पर इन्हीं की पार्टी जीतती है, इन्हीं के बिहाफ पे फैसले होते हैं, यही लीड करती फ्रॉम द बैक स्टेज।
तो मिलिट्री ने कहा कि भैया 2020 के इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, और उन्होंने जो है पूरा तख्ता पलट कर दिया। तो वहाँ से सारी प्रॉब्लम देखने को मिली थी। म्यांमार क्राइसिस हमने डिटेल में बहुत बार डिस्कस की है, तो इसलिए इसको वापस से रिपीट नहीं कर रहे हैं। केनियाज विलियम रूटो डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट, ऑल्दो अभी इस पे भी बवाल चल रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं हुए कुछ लोग। लेट्स सी क्या होता है, कुछ भी होगा आपको आगे पता पड़ जाएगा। तो आज हमने जो न्यूज़ेस देखी वो ये देखी, मैंने आपको सारे डिस्कशन डिटेल में। G20 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया है, वो जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा। मोदी जी की एक बार जाके कल की स्पीच सुनने की कोशिश करिएगा। एंड अभी जो अजरबैजान अर्मीनिया का इशू है वो वीडियो मैंने अटैच कर दी है। सेशन आज से कंटिन्यू डेली मिलने वाला है। एंड इतने दिन पेशेंस बनाने के लिए थैंक यू सो मच यार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद। नगोर्नो काराबाख रीजन और जो एक सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, या कह लीजिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो एक 44 दिन का युद्ध हुआ है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स का, अगर हम भारत की बात ना करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स का इस साल की सबसे बड़ी घटना है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट घटना है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद। चलिए, अब बात ये भी आती है कि सर हम क्यों पढ़ें, इस रीजन की बात है। देखिए, बात इस रीजन की जरूर है, पर यहाँ पे क्या है, जियोपॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, जो आगे जाके आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, आगे जाके आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, और अल्टीमेटली ये जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से खेली जाती है वो हर कंट्री पे इम्पैक्ट डालती है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके का वॉर काफी समय बाद लड़ा गया है। छोटा सा वॉर था, पर हाँ लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर वन की स्टाइल में। ट्रेंचेस खींची, टैंक्स हुए, और नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हुआ। तो ये आपका जो ये वॉर लड़ा गया है, ये एक अच्छा एग्जांपल देता है कि अभी के जो वॉर हैं छोटे स्केल पे कैसे होते हैं, और कैसे बड़ी बड़ी पावर जैसे रशिया, टर्की कैसे इन्वॉल्व हैं, हम ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक अगर टाइमलाइन सर्च करें, ये आपकी 1 जुलाई से कुछ शुरू हुई बात। अच्छा, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे हम समझेंगे। जुलाई से बात शुरू हुई। आपका एक कंट्री है अर्मेनिया, और दूसरा कंट्री है आपका अजरबैजान। ठीक? अब ये बात होती है कि भाई वो कहते हैं इन्होंने उनको पहले शुरुआत की, और वो कहते हैं इस पे इन्होंने इम्पैक्ट डाला, या फिर इन्होंने पहले लड़ाई की, ये कहेंगे नहीं इन्होंने पहले पहली बार बमबारी की। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो जुलाई में पहली बार हुई, फिर सितंबर में एस्केलेट हुआ, सितंबर में फुल ब्रॉन बात शुरू हो गई, और अल्टीमेटली 10 नवंबर को आपका अर्मेनिया ये वॉर हार गया, और अर्मेनिया ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, और एक एग्रीमेंट साइन हो गया। अजरबैजान एक विक्टर की तरह निकला इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे वॉर में कहना चाहिए, इस प्रोग्राम नहीं। और फाइनली आपका दिसंबर आते आते ये देखा गया कि जो एक सीज फायर और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो आप देखेंगे कि वो एग्रीमेंट भी ब्रीच होने लगा। इसका मतलब कि अभी कोई एक वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी होती है वो अभी इफेक्टिव नहीं है, और ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता रहेगा। पर जो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर हब था, एपी सेंटर था, ये जो नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, वो हम समझेंगे और जानेंगे। चलते हैं, पहले हम इस पूरे रीजन को देखते हैं, इस पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कैस्पियन सी के बगल में अजरबैजान एक कंट्री है, और उसके पास में एक कंट्री है अर्मेनिया, इन दोनों कंट्रीज की। ऊपर एक बड़ा कंट्री है रशिया, एक कंट्री है यहाँ पे ईरान, और एक कंट्री जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस पूरे खेल में आफ्टर रशिया, रशिया और टर्की। अगर आप देखें टर्की कितना बड़ा रीजन है, और उसके बगल में इसके छोटे छोटे नेबर हैं। ठीक, इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे कि रशिया और टर्की का पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं, और हम अर्मेनिया को भी इंटर कराते हैं। ठीक है, अर्मेनिया को देखते हैं और अजरबैजान को देखते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है यहाँ पे लाई करते हैं। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी दोनों ही बहुत रिसोर्स रिच रीजन है। ऑयल के डिपॉजिट्स कह लीजिए, गैस के डिपॉजिट्स कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा इस रीजन में पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा तापी पाइपलाइन, है ना? तापी पाइपलाइन क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान यही एरिया है जहां से वो गैस निकालता है। सिमिलरली अजरबैजान के पास भी उसकी मेजर इकोनॉमी किससे चलती है? ऑयल और गैस से चलती है। तो ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा एक रिसोर्स रिच रीजन है। इसलिए ऑयल और गैस के रिजर्व के चक्कर में कंट्रीज एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आती रहती हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट और अपोज करती रहती हैं। चलिए हम आते हैं और जूम इन करते हैं, और जूम इन करके हम पाते हैं, अब हम इन कंट्रीज पे आ जाते हैं।
एक कंट्री है आपकी अजरबैजान और एक कंट्री है आपकी अर्मेनिया। और लड़ाई है आप कह लीजिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है, कश्मीर पे। इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है, कश्मीर पे। सिमिलरली इन दोनों की लड़ाई है इस छोटे रीजन पे जिसको नाम है नगोर्नो करबा। अब आप कुछ चीजें देखेंगे कि थोड़ा इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा रिलेशन भी है काफी हद तक, ठीक है, काफी सिमिलैरिटीज और पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज से। सो ये इंटरेस्टिंग एरिया क्यों है, ये इंटरेस्टिंग एरिया इसलिए है क्योंकि ये है, आप टेरिटोरी में देखें अगर, तो ये पूरा किस रीजन में आता है, ये एरिया आता है आपका अजरबैजान के अंदर, है ना। ये अजरबैजान के अंदर आता है, बट इसको रन कौन करता है, आपके एथनिक अर्मेनियंस, मतलब कि अर्मेनिया के ही लोग इसको अभी डी फैक्टो तरीके से गवर्न करते हैं। डी फैक्टो मतलब कि रियलिटी में कह लीजिए, रियलिटी में लॉ किसका चलता है, सरकार किसकी चल रही है, अर्मेनिया की चल रही है, ठीक। वहां अजरबैजान की सरकार नहीं चल रही, बोलना चाहिए थी, ये था होना चाहिए वॉज, क्योंकि अब तो वॉर हो गया और रिजल्ट पलट गया, हम वो समझेंगे। तो ये नगोर्नो कार्बा का जो रीजन है, ये रीजन क्या है, ये रीजन अजरबैजान के अंदर है और इसको कंट्रोल कौन करता था, अर्मेनिया। हिस्ट्री भी हम समझेंगे। अब हम हिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, है ना, जो आपके कोल्ड वॉर के समय एक बहुत बड़ी एंटिटी थी, रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज को मिला के अपना एक इसने यूएसएसआर की स्थापना की, ठीक। उस यूएसएसआर में जो आपका यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी, 1917, एक रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर की स्थापना हुई। यूएसएसआर में क्या बना, आपका दो नई कंट्री जो यूएसएसआर के पार्ट थे, आप ये देखें, कंट्री नंबर 9 अर्मेनिया और कंट्री नंबर 10 अजरबैजान। तो ये यूएसएसआर के पूरे कंट्रोल में रहे ये दोनों कंट्री। पर यूएसएसआर ने जो कंट्री नंबर 10 था उसका प्लेस दिया कंट्री नंबर 10 को, बोला कि भाई ये कंट्री नंबर 10 है और ये जो एरिया है ये अजरबैजान को मिलना चाहिए भाई। ये यूएसएसआर का मानना था, उन्होंने जिस तरीके से मैप ड्रॉ किया। पर यहाँ रहते कौन लोग थे, यहाँ रहते थे अर्मेनियन लोग, एथनिक अर्मेनियन लोग। इन अर्मेनियन लोगों ने कहा नहीं 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 भाई, हम अजरबैजान का पार्ट नहीं बनेंगे, हम वाई विल बी द पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी 1920 से। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन कहाँ है, 1920 से ही इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन है, जब से यूएसएसआर की स्थापना हुई। लेकिन यूएसएसआर में बड़े बड़े आपके बहुत डिक्टेटोरियल और बहुत ही टोटलिटेरियन तरीके के राजा, वो सॉरी रूलर है, स्टालिन वगैरह। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, आपको रहना पड़ेगा अजरबैजान के अंदर। तो ये जो अर्मेनिया के लोग जो रहे यहाँ पे, ये हमेशा क्या करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे। समझिएगा इस चीज को, ये प्रोटेस्ट चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक। एक और चीज समझते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में, थोड़ा उनकी कंट्री की भी दशा समझते हैं। अर्मेनिया जो कंट्री है, इसमें करीब 30 लाख लोग रहते हैं। 30 लाख लोग कितने ही होते हैं आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा लोग तो हमारे दिल्ली में रहते हैं, जहां पे 95% लोग क्रिश्चियन हैं। जबकि आपके अजरबैजान क्या है, वहां पे 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है और करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको लग सकता है कि ये रिलीजियस वॉर रहा होगा, ये रिलीजन की वजह से लड़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री कहने का मतलब क्या है, दोनों ही कंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको इस्लामी फॉलो करना है अजरबैजान में या आपको क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करनी है अर्मेनिया में, ऐसा नहीं, ठीक। आपकी जो वॉर हुई वो आपके रिलीजियस टेंशन की वजह से नहीं हुई। जो टेंशन ईरान और सऊदी के बीच में है, जो टेंशन एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है, वैसी टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन है इस टेरिटरी को लेकर। अच्छा, अगर हम इस टेरिटरी को लेकर बात करें, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं केवल, इतने बड़े से एरिया में। ये काफी माउंटेनियस एरिया है, माउंटेन्स काफी हैं यहाँ पे, बट फिर भी इस एरिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना दोनों लोग चाहते हैं। चलिए, तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं 1920 की, थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1920 में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, पर बड़े बड़े रूलर होने की वजह से और यूएसएसआर के मजबूत होने की वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ हो नहीं पाया। फिर आते आते 1988 आया। 1988 में क्या होने लगा, आपका यूएसएसआर वीक होने लगा, आपके यूएसएसआर के टूटने की नौबत आने लगी। तो 1988 से 1994 के बीच में यहाँ पे क्या चलता रहा, फर्स्ट वॉर चलता रहा। वॉर चलता रहा किसके बीच में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ये दोनों लड़ते रहे कि भाई इस जगह पे किसका कंट्रोल होगा। फिर 1994 में रशिया ने इनको हेल्प किया। रशिया ने बोला ऐसा करो कि भाई
जो उस समय कंट्रोल कर रहा है। एक तरीके से पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और ये बोला गया कि भाई ये आपका नगोर्नो काराबाख जो रीजन है, ये अर्मेनिया की एक गवर्नमेंट चलाएगी। तो अभी हम जो स्टेटस को आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले हम जो स्टेटस को देख रहे हैं, वो 1994 का बना हुआ है। पर आपको लगता है कि अज़रबैजान इसमें खुश रहेगा? क्या उसको अच्छा लगेगा कि उसकी टेरिटरी के अंदर एक छोटा-सा टेरिटरी किसी और का है? तो टेंशन्स हमेशा हाई रही। जैसे कि 2016 में भी कुछ ना कुछ फाइट होती रही, कुछ ना कुछ लड़ते-भिड़ते रहते हैं। जैसे हम कश्मीर के ऊपर इंडिया-पाकिस्तान आपस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी कुछ और चलती थिंग्स कीप ऑन गोइंग, इज़न्ट इट? अब आया मेजर टाइम आया आपका 2020 का। 2020 का टाइम आया, ऑयल गैस के प्राइस कम हो गए, क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी कम हो गया, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया। इन सब की इकोनॉमी की बिल्कुल दशा डूब गई क्योंकि ये सब इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी? ऑयल और गैस पे। और जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो क्या करते हैं लोग? आप समझिए, जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो लोग किसकी तरफ जाते हैं? वॉर की तरफ। ताकि आपके जो लोग हैं, जो ऑयल और गैस के प्राइस कम होने की वजह से दुखी हैं बिकॉज़ आपकी पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेंट है। तो लोगों को अगर आप वॉर का क्या बोलते हैं उसको झुनझुना पकड़ा दें, सो दे विल बी हैप्पी कि हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं आपको पहले अर्मेनियंस को हरा दो, भले ही हम कम कपड़े पहन लेंगे, हम फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमें खाना मिले चाहे ना मिले, बट हमें जीतना है अर्मेनियन से। तो वो वॉर की बात शुरू हो गई। तो इसके पीछे का ये भी कॉन्टेक्स्ट है। फिर आपका शुरू हुआ, वॉर की बात शुरू हुई और फिर आपको हेल्प किया, आपके अज़रबैजान को हेल्प मिली सबसे बड़ी टर्की से। अज़रबैजान को हेल्प मिली इज़राइल से। किस चीज़ में? वेपन्स में। और अल्टीमेटली अज़रबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया और अर्मेनिया की जो एक मेजर सिटी थी, शुश्ता सिटी, उसको वो फॉल कर गया और अल्टीमेटली जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, अब हम आपसे लड़ नहीं पाएँगे, अब हमारी अब टेरिटरी ले लीजिए। तो ये हुई आपकी कहानी वॉर की। ठीक? तो अभी क्या स्टोरी हो गई? ये एरिया मेजरली या प्रेडोमिनेंटली किसने ऑक्यूपाई कर लिया? अज़रबैजान ने, जो पहले अर्मेनिया की गवर्नमेंट ने ले रखा था। एक अर्मेनिया की सरकार थी, सेल्फ गवर्नमेंट, उसको को दे दिया। हमें बहुत निटी-ग्रिटीज़ में भी नहीं जानना है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत समझना है। चलिए, 1988 में जैसा मैंने बोला जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेजिस्लेचर ऑफ अर्मेनियन एन्क्लेव, किसकी बात हो रही है? इस एन्क्लेव की, नगोर्नो-काराबाख। इसने एक रेफरेंडम किया और बोला कि भाई हम अज़रबैजान से अलग हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि भाई जैसे हम डिस्कस किया है कि 1988 में यूएसएसआर वीक होने लगा। तो यहाँ एन्क्लेव के लोगों को लगा कि यार हमें फिर से, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी जो सबको बांध के रखी थी वो क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो हम रेफरेंडम करते हैं और हम अज़रबैजान से अलग हो जाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर वॉर हुआ जो हमने पढ़ा। चूंकि यूएसएसआर ने हमेशा, समझिएगा इस बात को, यूएसएसआर ने हमेशा नगोर्नो काराबाख को किसका पार्ट माना? अज़रबैजान का। तो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से नगोर्नो काराबाख किसका पार्ट है? अज़रबैजान का। So as per the international law, Azerbaijan declared these elections as illegal, मतलब अर्मेनिया का इसको कंट्रोल करना इलीगल है। इसलिए अज़रबैजान के पास हमेशा एक जस्टिफिकेशन रहा कि हम भाई इस नगोर्नो काराबाख को हम कभी भी अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे, और कर भी लिया उन्होंने। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज के स्टेक्स की यहाँ पे। अब जैसे रशिया की बात करते हैं। रशिया के दोनों ही कंट्री से अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो अज़रबैजान हो चाहे अर्मेनिया हो। रशिया का एक मिलिट्री बेस है अर्मेनिया में, और इनके अज़रबैजान को ये क्या देते हैं? खूब सारे वेपन्स देते हैं। तो रशिया के दोनों से रिलेशन है, इसलिए रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। कभी भी इनके बीच में पीस बिठानी होती थी अगर, कि पीस करानी हो तो भैया रशिया से बोलो, क्योंकि वो दोनों के बराबर-बराबर दोस्त हैं। पर यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर निकल के आया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, टर्की। जो टर्की पूरी तरीके से क्या निकला? प्रो अज़रबैजान। अब टर्की की मानसिकता क्या है? हम टर्की को कभी और भी डिस्कस करेंगे, एर्डोगन की बात करेंगे। बट टर्की की मानसिकता आप देखिए, इतना बड़ा कंट्री और उसके बगल में चिन्नु-चिन्नु छोटे-छोटे कंट्री, है ना? अर्मेनिया और अज़रबैजान। तो ये चाहता है कि हमारा कंट्रोल इन कंट्रीज पे रहे, ताकि इस पूरे रीजन में हमारी हेजेमनी बनी रहे, इस रीजन में हमारी ही बात चले। तो टर्की ने पहले बोला कि भैया हम तो अज़रबैजान का साथ देंगे, और हमें अगर मिलिट्री सपोर्ट भी देना पड़े तब भी हम इसको तो सपोर्ट देंगे ही देंगे, एट एनी कॉस्ट। इसको सपोर्ट हमें देना ही देना है। और बोला कि हम अपोज करेंगे किसको? अर्मेनिया को।
क्योंकि अर्मेनिया के साथ हिस्ट्री का टर्की का हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है, टर्की वर्सेस अर्मेनिया। आप विकिपीडिया पे गूगल कर सकते हैं, एक जीनोसाइड हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, जहां पे ऑटोमन्स ने अर्मेनियंस को खूब मारा, उसको बोलते हैं अर्मेनियन जीनोसाइड। उस जीनोसाइड में क्या हुआ कि ऑटोमन्स ने, जो टर्की के पहले क्या था इस जगह पे, ऑटोमन अंपायर था, सुना होगा आपने ऑटोमन अंपायर, जब आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने खिलाफत आंदोलन सुना होगा, तो जो ऑटोमन अंपायर था जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया, उस ऑटोमन अंपायर ने अर्मेनियंस को खूब मारा। इसलिए अर्मेनिया में हमेशा टर्की के लिए क्या रहती है, नफरत रहती है, और टर्की को भी अर्मेनिया पसंद नहीं है। और टर्की और अजरबैजान समझिए, ये कहते हैं कि कभी ऐसा जिनोसाइड हुआ ही नहीं, जो आपके ये टर्की और अजरबैजान कहते हैं हमने कभी तो ऐसा जिनोसाइड किया ही नहीं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात भी है। तो इसलिए टर्की ने बोला हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे आपके अजरबैजान को, और इसलिए ये वॉर किसने जीता, अजरबैजान ने जीता। क्यों? अजरबैजान ने placed its bet on sophisticated weapons while Armenia relied on the old Russian made arms and obsolete strategy। नए नए वेपन मिले अजरबैजान को, टर्की का सपोर्ट मिला, और इसलिए अजरबैजान ने ये फाइट जीती। इस ऑपरेशन को और भी नाम दिया गया क्या, आयरन फिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें इस पूरे रीजन में, जैसे हमने समझा कि इस रीजन बहुत ऑयल और गैस रिच है। अच्छा, टर्की ने साथ और भी क्यों दिया, एक दो बातें और भी हैं। टर्की ने साथ इसलिए भी दिया क्योंकि टर्की में एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अजरबैजान की तरफ से आता है। टर्की को अजरबैजान बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई कह लीजिए, पैसा डालना, इन्वेस्ट करना। प्लस अजरबैजान के पास क्या है, बहुत ज्यादा ऑयल और गैस भी है। तो टर्की को हमेशा वही चीज, हमको तो भाई ये पसंद है अजरबैजान, है ना, इसलिए उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी पूरी तरीके से अजरबैजान का सपोर्ट किया। चलिए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने जो देखा, हमने क्या समझा, इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने समझा कि एक कॉन्फ्लिक्ट था एक टेरिटरी के लिए, जिसके रूट्स हैं आपके कोल्ड वॉर के पहले के समय के, यूएसएसआर के समय के, और उसके जो अभी जो रिसेंट वॉर हुआ, वो वॉर भी किस बेसिस पे हुआ, एक कंट्री को रीजनल पावर्स ने सपोर्ट किया, टर्की ने, ऊपर से रशिया ने, इधर से ईरान ने, और उस सपोर्ट की वजह से इसने एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। बट इसके पीछे की एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये देखिए, एर्डोगन प्रेजेस अजरबैजान्स ग्लोरियस विक्ट्री, कॉल्स फॉर रिजीम चेंज इन अर्मेनिया। एर्डोगन तो कहते हैं, एर्डोगन मतलब टर्की, और एर्डोगन तो ये तक भी कहते हैं कि भाई हमें अर्मेनिया में रिजीम चेंज कर देना चाहिए, अर्मेनिया में जो आपके राष्ट्रपति हैं इनको भी हटाओ और अपना ही बढ़िया बंदा बैठाते हैं। ठीक, हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे कि ऐसा और भी क्या इश्यूज हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जहां हम इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। वो इशू है एक्सेसिव नेशनलिज्म का। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई बच्चा अर्मेनिया में पैदा होता है तो उसको बचपन से क्या सिखाते हैं कि अजरबैजान क्या है, अजरबैजान आपका इनमी कंट्री है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा अजरबैजान में पैदा होता है तो क्या है वो, कि भाई आपको इससे हेट करना है, अर्मेनिया से हेट करना है। तो जो बचपन से जो हेट इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है बच्चों में, वो हेट का ही क्या है, ये रीजन है। और ये हेट ही बताते हैं, कई एनालिसिस्ट, आप कई आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पीस यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। हमने देखा दिसंबर में क्या हुआ, जो आपका पीस एग्रीमेंट था वो वायलेट हो गया। तो पीस क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये पूरा वॉर क्या है, प्रोपोगेंडा पर बेस्ड है। ये पूरा वॉर क्या है आपका, डिसीट पर बेस्ड है। एक एक इंडोक्ट्राइन किया गया है बच्चों को बचपन से कि अर्मेनिया आपका एनिमी है, वो आपका एनिमी है। ठीक, अच्छा एक और रीजन हमें जानना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में, यही रीजन है, ये छोटू सा कॉरिडोर है, आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर नगो कार्बा और ये आपका अर्मेनिया के बीच में, इसको बोलते हैं लेचिन कॉरिडोर। इस लेचिन कॉरिडोर को, ये आपके 10 नवंबर के एग्रीमेंट के हिसाब से कौन संभालेगा, रशिया की फोर्सेस संभालेंगी 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो ये लेचिन कॉरिडोर भी इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमने पूरी कॉन्फ्लिक्ट से क्या सीखा, पूरी कॉन्फ्लिक्ट से हमने अल्टीमेटली सीखा कि कैसे आपके जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड, उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुए, कैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को हमें एक छोटा सा वॉर दिखाया 2020 में, और कैसे अभी भी पीस नहीं आएगी,
पीस अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये बेस्ड है अल्ट्रा नेशनलिज्म पे, जो सेम हम देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी। इंडियंस को सिखाया जाता है कि पाकिस्तानी एनिमी है, और पाकिस्तानी को सिखाया जाता है कि इंडियन एनिमी है। तो प्रोपोगेंडा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये सभी इसके पीछे के कारक हैं। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन